हाय डॉक्टर शमीना, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है मैडम। आपको पहले आने वाली थी, हाँ 2-3 बार हो चुका जी कि आने जी वाली जी। थी आने वाली थी, लेकिन वो एग्जैक्टली। पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिला, आप नहीं आ पाई। हाँ। और कई बार हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे आपका कि आने वाली है। आई एम सो सॉरी। जी जी। तो किस पर्पज़ से आज आपका आना हुआ इधर? हिजामा मैं पहली बार करवा रही हूँ, मैंने बहुत सुना जी है इसके बारे में। जी तो आप मुझे बताओ कि कैसे होता है, क्या है, दर्द होता है या नहीं। लोगों को ये गलत फहमी है कि जी हिजामा से बहुत दर्द होता है, लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। जी। तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ये हिजामा मैडम आजकल बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैला है ये। और इसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। और बहुत सारी डिसीज़ ऐसी है जो मेडिसिन से या किसी और थेरेपी से ठीक नहीं होती है, वो हिजामा कराने से वो रिज़ल्ट अच्छा आता है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है और देखने से उसका थोड़ा सा एक डरावनी शक्ल बनती है कि लगता है कि डर लगता है, ब्लड निकलेगा तो पेन होगा। अच्छा, लेकिन हिजामा को हम लोग कपिंग थेरेपी हाँ, भी बोलते हैं। कपिंग उर्दू में उसको हिजामा थेरेपी बोलते हैं और इंग्लिश में कपिंग थेरेपी बोलते हैं। ओके। और आजकल तो बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हिजामा करवा रहे हैं, जितने भी वीआईपीज पूरे वर्ल्ड में हैं वो हिजामा की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तो इससे पेन नहीं होता है। हिजामा में ये होता है कि एक तो जो पहले हम कप लगाते हैं तो उसमें फिर हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो ओके। खींचता है, प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन उधर का ज़्यादा आ जाता है, उधर खींच के आ जाता है। फिर बाद में हम वो कप निकाल करके फिर उसमें हम ब्लेड से या नीडल से एक माइनर ओपनिंग बनाते हैं, कट करते हैं। इतना माइनर ओपनिंग होती है कि अगर हम दोबारा प्रेशर उसमें ना बनाएं कप के ज़रिए तो ब्लड निकलेगा भी नहीं, पता भी नहीं अच्छा चलेगा। अच्छा। हाँ, ओके तो ओके। एक माइनर ओपनिंग होती है, फिर दोबारा हम कप लगा करके एक दोबारा नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं, तो फिर उस प्रेशर से ब्लड निकलता ब्लड है। निकलता है। और ये ब्लड जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड नहीं होता है, वो यूजलेस होता है, उसके अंदर किसी तरह की एनर्जी नहीं होती है और वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये मान के हम चल सकते हैं कि जो आर्टरीज के अंदर ब्लड होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो फ्रेश ब्लड होता है, जो सेल और टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन फिर वो ब्लड दोबारा रिपीट होने के फ्रेश होने के लिए जो वापस हार्ट की तरफ जाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है और एनर्जी लेने ही के लिए दोबारा हो जाता है। तो ऐसे ब्लड जो होते हैं वेंस के अंदर होते हैं, कैपिलरीज के अंदर होते हैं और जो हम उससे निकालते हैं वो एक तरह का सेल और टिश्यू का ब्लड निकलता है और उसी के ज़रिए बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। ओके। जो टॉक्सिन्स बहुत सारे बॉडी के अंदर होते हैं वो उससे निकल जाते हैं हेजामा के ज़रिए। और हेजामा बहुत सारी डिसीज़ में आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, शोल्डर पेन, एल्बो जॉइंट, टेनिस एल्बो जॉइंट्स और लो बैक एक, अपर बैक एक, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें हिजामा का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सिर्फ बीमारियों के लिए किया जाता है या फिर आम आदमी भी, जैसे मैं ऐसे ही आई हूँ? हाँ, आम आदमी भी इसको करा सकता है। हिजामा समझ लीजिए कि ये 2 मकसद से करा सकते हैं, 2 पर्पज़ है इसका। ओके। एक तो ट्रीटमेंट के मकसद से, अगर हमें कोई ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम है तो हिजामा करा के उसका हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रिकॉशन के तौर पर, प्रोटेक्शन के तौर पर, प्रोफाइलेक्सिस के ओके। तौर पर हम उसको ओके। हिजामा करा सकते हैं। जैसे डिसीज़ होने से पहले, जैसे आजकल वैक्सीन लोगों को दी जाती है, तो वो डिसीज़ से पहले ही वो वैक्सीन लगाते हैं ताकि वो डिसीज़ होने ना पाए फ्यूचर में। अच्छा। तो इस मकसद से भी हम हिजामा करा सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, डिसीज़ होने ना पाए। और इसका क्या ड्यूरेशन है, या महीने में एक बार कराना है या फिर? अच्छा, ये ड्यूरेशन कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि बॉडी की कंडीशन के हिसाब से उसका हम ड्यूरेशन सेट करेंगे। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम हाँ है, तो हम वहाँ ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। अगर हमें 15 दिन में करना है तो हम वो 1 महीने में, 1.5 महीने में कर सकते हैं। ओके। अगर किसी की बॉडी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है और ब्लड भी उसके बॉडी में अच्छी कंडीशन में है और हेल्दी पर्सन है, तो उस कंडीशन में मतलब कम टाइम पे उसको रिपीट किया जा सकता है, 15 दिन पे, 20 दिन पे। 15 दिन में। जी। और इसी बॉडी कंडीशन को देख कर ही ये डिसाइड किया जाता है कि हमें कितने कप लगाने हैं। कि अच्छा। हमें 4 कप लगाना है कि 6 लगाना है कि 10 लगाना है कि 2 कप लगाना है। लेकिन मैडम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिजामा एक सर्जिकल प्रोसेस है जो एक
डिग्री होल्डर से ही कराना चाहिए, क्योंकि उसमें कराने में जो बहुत सारी प्रिकॉशन होती है ना कि हमें किस पॉइंट्स पर कप लगाना है, वहाँ कौन सी आर्टरीज गुजरती हैं, कौन सी वेन है, कौन सी नर्व है, ये सब देख करके डिसाइड किया जाता है। अब हिजामा आजकल इतना तेज़ी से फैला हुआ है कि जो डिग्री याफ्ता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, वो भी करते हैं, जो अनक्वालिफाइड हैं वो भी हिजामा करते हैं। और ज़ाहिरी तौर पर इसका जो प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है। अच्छा। अगर कोई हिजामा करना सीखना चाहता है तो मेरे ख्याल से 2-4 बार देख लेगा या हफ्ते में देख लेगा तो वो उसका प्रोसेस जान लेगा। लेकिन उसका इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस डिसीज़ में हमें किस पॉइंट्स पर लगाना है और किस पॉइंट्स पर लगाने से हमें अवॉइड करना है, उसका शुगर लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, कोई लीवर का कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन डिसीज़ नहीं है, ये सारी कंडीशन को देख करके फिर ये हम एडवाइस करेंगे कि हिजामा आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा सा अनक्वालिफाइड होते हैं, खाली प्रोसेस हिजामा का जान लिया, हिजामा करने लगते हैं, वो इस तरह की चीज़ें वो नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं ये बताने के लिए कि जब उनको एडवाइस करते हैं उनकी परेशानी देख करके कि आपको हिजामा यूज़फुल हो सकता है, तो कुछ उसमें ऐसे कहते भी हैं कि हिजामा मैं करा चुका हूँ, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि हिजामा आपने कहाँ कराया था, कैसे कराया था, तो एक पेशेंट तो ने ये कहा कि मैंने हिजामा एक जगह कराया और एक दिन गैप करके 15-15 कप लगाते थे, और एक दिन गैप करके जब 15 कप लगाएंगे और 15 कप में अगर एक कप में 5 ml 10 ml भी ब्लड निकला तो 15 कप में टोटल करके अच्छा खासा ब्लड निकल जाएगा। उस पेशेंट ने यहाँ तक कहा कि जब छठी बार मुझे बुलाया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बदन में कुछ ब्लड छोड़ेंगे भी या सब निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हिजामा से फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। बॉडी में से खून निकल रहा है। हाँ, खून निकल रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए। तो एक और उसके चीज़, जो उसके जहाँ पे आप कप्स लगाते हैं, जी, जो वहाँ पे स्कार्स रह जाते हैं, इसका क्या ड्यूरेशन है? उसका जो वहाँ स्कार्स बनते हैं मैडम, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बहुत फास्ट हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ रेडनेस आ जाती है। तो जो स्कार्स बनता है वो ऑटोमेटिकली वो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। और किसी का 1 हफ्ता लग सकता है या मैक्सिमम 10-12 दिन हो सकता है, लेकिन 10-12 दिन से ज़्यादा किसी का नहीं लगता है, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही हो जाता है। और फिर अगर 10-12 दिन बाद 15 दिन बाद अगर देखा जाए कि हिजामा इनको कहाँ किया गया था तो शायद वो नज़र पता भी न चले चलो ये कि ठीक है। कहाँ हुआ था। ठीक है। तो आपने हिजामा कैसे सोचा कि मुझे हिजामा कराना चाहिए? हिजामा मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में जी कि और ख़ूबसूरत होते हैं इससे, और जी जी मैंने सुना है कि पुराने ज़माने में एक लीच थेरेपी हुआ करती थी, एक कीड़ा होता था। नहीं मैडम, वो पुराने ज़माने से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो इस ज़माने में भी होता है और हम लोग खुद करते हैं। लीच थेरेपी। लीच थेरेपी अभी हमारे यहाँ लीच मौजूद है, ओह, अवेलेबल है, वो लीच थेरेपी हम लोग करते हैं। तो वो भी पेनफुल है? नहीं, वो भी पेनफुल नहीं। अच्छा, तो ये हजामा जो है ये लीच थेरेपी से ही दोनों सिमिलर हैं ओके। हिजामा, क्योंकि दोनों के अंदर ब्लड निकलता है। हाँ। सक करने पे क्योंकि लीच भी ब्लड सक करती है और हिजामा से भी ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन दोनों की डिसीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं कहीं ये होता है कि किसी खास डिसीज़ में हिजामा ज़्यादा यूज़फुल है और कुछ डिसीज़ में लीच ज़्यादा यूज़फुल है। तो डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें हिजामा करना है या लीच करना है। और बेसिक डिफरेंस एक ये भी है कि हिजामा में तो सिर्फ ब्लड निकलता है। जी, और लीच में मांस निकलता है? नहीं नहीं मांस नहीं, लीच में एक बेनिफिट ये मिलता है कि लीच के सलाइवा में नेचर की तरफ से अल्लाह ताला ने उसके सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स रखे हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स होते हैं, ओके एनाल्जेसिक होते हैं, ओके एंटी कागुलेंट होते हैं। ओके। तो उस हिसाब से डिसीज़ में हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसमें लीच ज़्यादा यूज़फुल है। अभी जैसे वेरिकोज वेन होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वहाँ क्लॉट कर जाता है, जमा होता है वेन्स के अंदर, वो क्लॉट कर जाता है, तो उसके लिए हमें लीच ज़्यादा यूज़फुल लगती है क्योंकि उसके सलाइवा में एंटी कागुलेंट एंजाइम्स होता है जो जा करके वहाँ उसके कागुलेशन को ख़त्म कर देता है। हालांकि उसमें हिजामा भी यूज़फुल है,
ओके, तो लेकिन लीच है ज़्यादा वैसे आपके यूज़फुल पास। लीच थेरेपी है उस कंडीशन में। ओके। स्किन डिसीज़ जो होती है जैसे एक्जिमा होता है, हुँ। सोरियासिस है, हुँ। जिसके बारे में सोरियासिस के बारे में एलोपैथी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर वहाँ ईचिंग हो रही है तो मेडिसिन के ज़रिए वो ईचिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं है। हुँ। लेकिन यूनानी मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रीटमेंट भी है और उसके लिए सोरियासिस के लिए लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके। तो इस तरह जितनी भी थेरेपी होती है, लीच थेरेपी हो या हिजामा हो, और हमारे यहाँ स्टीम बाथ है, हुँ। उसके अलग इंडिकेशन होते हैं कि किस डिसीज़ में हम करते हैं। आजकल लोगों को स्ट्रेस रहता है, जॉइंट्स पेन, ऑल जॉइंट्स पेन होते हैं, हुँ। और वेट गेन लोगों का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वो करते हैं, स्टीम बाथ करते हैं। उसमें एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पेशेंट को बिठाते हैं और उसमें स्टीम डालते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उसी पानी में जिससे हम स्टीम बनाते हैं उसी में हम मेडिसिन भी डाल देते हैं, तो वो मेडिकेटेड स्टीम उसके अंदर निकल करके आती है, तो उसका एक अलग से रिजल्ट आता है। आजकल लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से मुंबई वालों की जो स्ट्रेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव थेरेपी है जिसको हम नुतूल बोलते हैं। नुतूल शिरधारा जो आयुर्वेदा में कहलाता है। अच्छा, हाँ, जो उसको पेशेंट को लिटा करके ऊपर से वो मेडिकेटेड ऑयल होता है या मेडिकेटेड वाटर होता है, हाँ, जो ये सर पे उसको डालते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो, मैं भी जाऊँगी। जी, वो बहुत तो अच्छा उसको है। यहाँ भी वो अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो ओह वाओ! ज़रूरत के हिसाब से मुझे और नहीं डिसीज़ मालूम के था। हिसाब से हम लोग यहाँ उसको कर सकते हैं। और मैं खुद अपनी बात बताऊँ आपको कि एक दिन मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, हुँ। तो मैं मेडिसिन नहीं लेना चाह रहा था। हुँ। इन्हीं लोगों से मैंने कहा कि चल के ज़रा उसमें पानी गर्म करो और चल के मुझे वो नुतूल करो। मैं गया, लेट करके वो पानी ऊपर से गिराया, हालाँकि वो कुछ उसमें मेडिसिन नहीं डाला था। उसका क्या नाम है? नुतूर? नुतूल, यूनानी में नुतूल कहते हैं नुतूल। और आयुर्वेदा में शिरधारा बोलते हैं उसको। शिधारा, ओके, नुतूर, शिधारा। हाँ, तो उसके ज़रिए जब करीब 20-25 मिनट तक मैं वो ऊपर डाला, और मेरा हेडेक ख़त्म हो गया। तो सिर्फ उसमें गर्म पानी है या और भी कुछ तेल नहीं, वो या? कंडीशन के हिसाब से ओके, ऑयल भी रहता है और डिकॉक्शन भी रहता है कुछ मेडिसिन का, जो सादा मेडिसिन पानी में उबाल करके वो जो पानी रहता है उसको ऊपर से डालते हैं। ओके। तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी ऑयल से करना है, और उसको दूध मिल्क से भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि डिसीज़ के हिसाब से आपको मैं बता दूं, यूनानी का कंसेप्ट जो है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है अगर हम उसको डिवाइड करें तो दो नेचर में डिवाइड कर सकते हैं। टेम्परामेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है हमारे के अंदर। एक हॉट टेम्परामेंट, एक कोल्ड टेम्परामेंट। और जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, प्रॉब्लम सुन करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये डिसीज़ किस कैटेगरी की है, हॉट कैटेगरी की है कि कोल्ड कैटेगरी की है। वैसे तो टेम्परामेंट के 4 टाइप होते हैं, हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड वेट, लेकिन बेसिक 2 कैटेगरी है, हॉट एंड कोल्ड। तो सबसे पहले हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं कि हॉट कैटेगरी की डिसीज़ है या कोल्ड कैटेगरी की डिसीज़ है, और ट्रीटमेंट हम लोग अपोजिशन के ज़रिए करते हैं, मतलब इलाज विजिट अपोजिट डायरेक्शन से। अगर हमें लगता है कि वो जो डिसीज़ है वो कोल्ड कैटेगरी की है, तो उसमें हम हॉट टेम्परामेंट मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर वो डिसीज़ हार्ट कैटेगरी की है तो उसमें कोल्ड कैटेगरी की मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं। तो इसी हिसाब से जो कुछ प्रॉब्लम रहती है उसमें कभी हम ज़रूरत लगती है तो दूध के ज़रिए उस पर नुतूल करते हैं, कभी जो कुछ मेडिसिन को जोशादा बना करके उसके जोशादा से ऊपर पानी गिराते हैं। तो डिसीज़ के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि वो कोई भी पैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा, कुछ भी हो, सबसे पहले ज़रूरी है डायग्नोसिस, तशख़ीस, जो इनको प्रॉब्लम है वो असल डिसीज़ क्या है और उसका रीज़न क्या है। और अगर सिर्फ इंसोम्निया, क्योंकि यहाँ आप सही बोल रहे हैं, बॉम्बे में बहुत लोगों को जी। इंसोम्निया है, टेंशन है, जी, तो वो ऐसे भी आ सकते हैं ये नुतूर के लिए? हाँ, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और मैं खुद आपको बताऊं कि मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बंगलौर में जो है वो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हर पैथी का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है।
हर पैथी का, आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, सिद्धा का, सबका। यूनानी का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट वो बंगलौर में है, मैंने वहाँ से एमडी किया है। वहाँ की एक बात है कि एक फॉरेनर पेशेंट आई थी जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, उसको नींद नहीं आती थी और कंटिन्यू 3 साल से उसको नींद नहीं आई थी। तो दिन में भी नहीं सोती? दिन में भी नहीं। वो लोग कभी सोते भी हैं ना तो बिल्कुल दोनों के बीच की कंडीशन होती है, सोने और जागने की। 2 घंटे? हाँ, वो सोए भी रहते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई बात भी करता है पास में अगल बगल से तो उनको पूरा याद भी रहता है कि किसने क्या बात किया है। मतलब बिल्कुल साउंड स्लीप नहीं होती है, गहरी नींद नहीं आती है उनको। तो उनको जब यहाँ लाए तो उनको यही एडवाइस किया गया कि इनका नुतुल किया जाए, शीतधारा किया जाए। ओके। तो उन्होंने कुछ मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड वाटर जो था मेडिसिन के ज़रिए उससे उसका नुतुल करने लगे और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट गुजरा होगा कि वो पेशेंट उसी टेबल पर ही सो गए। ठीक है, नुतुल के लिए हम लोग दोबारा आएंगे। तो ये कहा गया कि अब इसको सोने दो, जब तक खुद जागेगी तब उठेगी ये। और आई साउंड स्लीप मतलब उसके खर्राटे निकल रहे थे जो मेरे ख्याल से 3 साल के बीच में पहली ऐसी गहरी नींद आई थी। तो बहुत सारे थेरेपीज यहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हर एक के अलग अलग इंडिकेशन हैं और उसके इफेक्ट आते हैं। अभी लीच थेरेपी की बात चल रही थी। एक डिसीज़ होती है गैंग्रीन की। गैंग्रीन उसमें बॉडी का कोई पार्ट होता है, आमतौर से वो नीचे पैर का हिस्सा होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। वो बिल्कुल वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो सड़ने लगता है, ब्लैक हो जाता है, फिर काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है वो। ऐसी डिसीज़ में लीच थेरेपी का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। लीच थेरेपी का एक पेशेंट बंगलौर ही में आया था जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन जिसको बोलते हैं। और आमतौर से जनरली गैंग्रीन डिसीज़ ऐसी होती ही है कि जिसमें पैर काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जिसको डॉक्टर ने एडवाइस किया था पैर काटना पड़ेगा, लास्ट में वो लोग यहाँ जब आए नेशनल इंस्टीट्यूट बंगलौर में तो वहाँ उनको यही लीच लगाना शुरू किया गया और लीच ही से उसका पैर बिल्कुल सही हो गया। गैंग्रीन की जो डिसीज़ थी बिल्कुल ख़त्म हो गई और उसका पैर बिल्कुल बच गया उसका कटने से। तो इस लीच थेरेपी की वजह से ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो मेंटेन नहीं होता है तो लीच लगाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एंटीकागुलेंट एंजाइम्स होते हैं, तो कहीं भी कागुलेशन रहेगा वो एंटीकागुलेंट जो एंजाइम्स होगा उस कागुलेशन को खत्म करेगा और ब्लड सर्कुलेशन उसमें मेंटेन हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना ही उस ट्रीटमेंट का उस डिसीज़ का एक ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारी डिसीज़ होती है। आपको एक बात और ये भी बता दूं कि हम लोगों का जो एक सिस्टम है यहाँ का ट्रीटमेंट करने का, जो भी पेशेंट होता है अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ लगती है तो उसमें सिर्फ मैं अपनी राय से मेडिसिन नहीं लिख देता हूँ। यहाँ का एक सिस्टम है और एक पैनल है, अल हकीम यूनानी मेडिकेल सेंटर, एक गोया के एक इंस्टीट्यूट है ये। इसमें जितने भी अलीगढ़ के, बंगलौर के, दिल्ली के, हमदर्द के या इंडिया में कहीं भी यूनानी से रिलेटेड जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं हमारी नज़र में, हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। और कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं उससे, इस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। वो लोग जो एडवाइस करते हैं तो फिर हम लोग भी उसमें अपने स्टाफ में भी डिस्कशन करते हैं, तो फिर कुछ मेडिसिन डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन इनका चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो एक फिजिशियन का नहीं होता है, एक टीम का ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपका ये जो अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर है ये ऑल ओवर इंडिया है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं है, अभी तो 1 साल हुआ इसको शुरू हुए, लेकिन इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया इसकी ब्रांच खुलेगी इंशाल्लाह जी। ठीक है। और अभी आप आएंगे तो आपको ये सेंटर कैसा लगा? अभी तो आपने सही से देखा अभी तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई वांट एवरीबॉडी टू गो थ्रू कपिंग थेरेपी हिजामा। we'll be showing you how it process, so stay tuned, much more is coming.